तो चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग की। देखो प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों को ज़रूरत होता है कोई ऐसे वेरिएबल की एंगुलर के अंदर बाइंड करने को जो कि एट्रीब्यूट के अंदर हो। ओके, जो एट्रीब्यूट वाले वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर जब हमें कभी भी कोई ऐसे डेटा की ज़रूरत होती है जो डायनामिकली चेंज होता रहता है व्यू रेंडरिंग के अंदर, तो उस केस में हम लोग प्रॉपर्टी बाइंडिंग करते हैं। और एट्रीब्यूट जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पर कुछ एरर्स दिखाई दिए। इसमें कह रहा है कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैन सेट ओनली प्रॉपर्टी नॉट एट्रीब्यूट। तो जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होता है वो ओनली प्रॉपर्टी से मतलब सेट करता है, कोई एट्रीब्यूट की बाइंडिंग नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे टीडी दिया गया है, टीडी के अंदर कॉल स्पैन दिया गया है, कॉल स्पैन में यहाँ पर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के बाइंड किया गया 1+1 लिखा गया है, तो 1+1 कभी ये वर्क नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर कोई एक वेरिएबल होता, वेरिएबल मतलब कोई एक एक्सटर्नल वेरिएबल होता, वो स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, अगर वो होता तब ये प्रॉपर वर्क करता, लेकिन यहाँ पर ये वर्क नहीं कर सकता। यहाँ पर ए टी डी की ए क्या है, प्रॉपर्टी है कॉल स्पैन। तो जब कॉल स्पैन टी डी की प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी इसके अंदर आता है, टी डी के अंदर आता है, तो टी डी के अंदर जब कॉल स्पैन का इस्तेमाल करना होगा तो आपको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही करना होगा, क्योंकि ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग का इस प्रकार से आप समझो कि अगर आप किसी भी मतलब जो भी टैग्स आप इस्तेमाल करते हो HTML के अंदर, उसके अंदर उस टैग के अपने अलग अलग प्रॉपर्टी होते हैं, इवेंट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो जब वहाँ पर आप इस्तेमाल इसको करते हो तो वहाँ पर आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप राइट हैंड साइड में आप अपने वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हो, चाहे वो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के अंदर आप डिफाइन करो वैल्यू को, चाहे नॉर्मल करो, चाहे डायनेमिक करो, चाहे स्टैटिक करो। तो देखो मैक्सिमम जहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है वहाँ पर ये डायनेमिक बाइंडिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ना ही कि स्टैटिक बाइंडिंग के लिए। स्टैटिक बाइंडिंग के लिए आप डायरेक्ट वहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं विदाउट प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ओके, तो कुछ बातें ये थी जो समझने के लायक थी, जो आप हमारे समझ से अब तक समझ चुके होंगे। तो चलो हम लोग भी कुछ वैल्यूज़ को बाइंड करके देखते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग। देखो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए, इमेज बाइंडिंग का। ओके, तो चलो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ओके, AIMG, ठीक, स्मॉल ओ सेट। तो चलो IMG लिखा गया, ये अच्छा है। अब SRC की बात करते हैं। तो SRC में अगर हमें किसी इमेज की वैल्यूज़ देनी है, सपोज दैट किसी की भी देनी हो, तो चलो पहले कुछ समय के लिए हम कुछ इमेजेस के डेटा ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई इमेज का डेटा है नहीं जिनके मतलब लिंक्स हो या कुछ भी। तो चलते अनफ्लैश पे, अनफ्लैश पे आ गए हम, ठीक है। यहाँ से कुछ इमेजेस लेते हैं, तो चलो इसी इमेज को ले लेते हैं और इस इमेज का लिंक एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं, ठीक। अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं एंड इस जगह पर इसको हम कर लेते हैं पेस्ट। देखते हैं ये बाइंड होता है कि नहीं, होता है तो गुड, नहीं होता है दूसरा इमेज लेंगे। तो देखो ये इमेज बाइंड नहीं हो रहा है। देखो रीज़न ये है इस इमेज का ना बाइंड होने का कि इस इमेज के अंदर जो मेन इसका अभी एड्रेस था वो मिला नहीं हमें। तो फिर से हम कॉपी करते हैं, इसको बैक कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर पेस्ट का डेटा प्रॉपर मिल चुका है। अब ये इमेज हो सकता है व्यू पे हमारा दिख जाए, तो देखो अभी व्यू पे दिख रहा है, ठीक। देखो यहाँ स्टैटिक बाइंड करना था इसलिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया। अगर यही डेटा हमें बाइंडिंग करना था कैसे, डायनेमिकली, तो यहाँ से हम इसको ऐसे नहीं बाइंड करते। तब इस केस में हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पर। ओके, जैसे हम लिख देते हैं URL इक्वल टू डबल कोटेशन में यहाँ इमेज का URL दे देते हैं एंड इसको बंद कर देते हैं। फिर अब इस इमेज को अब इसके अंदर आते हैं हम एंड URL इक्वल टू URL ये हम लिख सकते हैं, ठीक, जो कि URL डबल कोटेशन के अंदर होगा। तो अब देख पा रहे होंगे आप ये प्रॉपर बाइंड है। तो ये थोड़ा प्रोजेक्ट को एक ब्रेक कर दिया था, तो फिर से इसको कंपाइल कराते हैं, रिकंपाइल कराते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और आपको पता चल जाएगा।
तो हम कंपाइल कर दिए हैं, बस थोड़े इस टाइम में कंपाइल सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जब तक कि हम लोग आते हैं एंगुलर के ऊपर, एंगुलर के ऊपर आ गए। अब इसके ऊपर देखते हैं कि क्या क्या और भी चेंजेस दिए गए हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग को डिफाइन करना हमारा पहले से मौजूद है। तो इस केस में भी हम चाहेंगे, देखो टीएस में दिया गया है, तो इस केस में भी हमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग ही करना पड़ेगा। जब भी अगर आप डेटा लाते हो टीएस से और किसी प्रॉपर्टी मतलब किसी टैग की प्रॉपर्टी को बाइंड करते हो, तब उस केस में आपको हर बार प्रॉपर्टी बाइंड मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके बाइंडिंग के लिए। इस बात को बस आप याद रखो। तो ये सक्सेसफुल हमारा रन हो गया है। अब लोकल होस्ट पे चलकर थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है। इस प्रकार से प्रॉपर्टी बाइंडिंग अपना वर्क करता है। देखो यूआरएल के अंदर हो रहा है, अपना प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी बाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। आपको आई होप समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट करो, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें और भी बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। देखते रहो चैनल लेटेस्ट को। आज के लिए बस इतना ही लेक्चर, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट वीक में, मतलब नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक में मिलेंगे और इसमें और भी बातें करेंगे एंगुलर से रिलेटेड, क्योंकि आज का समय इसमें समाप्त होता है। पिछले हम करीबन 1-1.5 घंटे से लगातार वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक 6-7 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये समझो कि हमारे चैनल पे बहुत सारे एंगुलर के ट्यूटोरियल्स पॉइंट डाले गए हैं, तो आप उसको भी देखने की कोशिश करो और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चलो ख़त्म करते हैं वीडियो।